अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार संभव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से दिल्ली के लिए निकले हैं। पशुपति पारस को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मंत्री पद उन्हें दिया जा सकता है। कैबिनेट में जेडीयू ने 4 मंत्री की मांग रखी है। चिराग पासवान ने पशुपति पारस को एलजेपी से मंत्री बनाए जाने पर विरोध जताया है। सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच गए हैं। मंत्री उन्हें भी बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत राज्यपाल बनाए गए हैं। उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 8 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि कई ऐसे चेहरे इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, कैबिनेट विस्तार में, जिनको अभी तक आप मंत्रिमंडल में नहीं देख रहे थे और वो अभी तक मंत्री पद से दूर थे। पशुपति पारस का नाम है। आरसीपी सिंह दिल्ली आ रहे हैं जेडीयू के कोटे से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जा सकता है। सर्बानंद सोनोवाल मंत्री बनाए जा सकते हैं। नारायण राणे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जुड़ गए हैं। साथ ही एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़े हुए हैं। पटना से रजनीश सिन्हा, लखनऊ से हमारे संवाददाता आलोक पांडे जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आखिर मोदी कैबिनेट का जो विस्तार होने जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि 8 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है। मोदी कैबिनेट के विस्तार का फाइनल काउंटडाउन। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को मिल सकती है तरजीह। कैबिनेट में शामिल होंगे 20 नए चेहरे। केंद्र की मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हलचल तेज है। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। 2 साल बाद ही सही, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला कैबिनेट विस्तार होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ये कोई छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा फेरबदल होगा और इसके जरिए सियासी समीकरण के साथ ही कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार मोदी कैबिनेट में करीब 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि मौजूदा कैबिनेट में कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार और उसमें फेरबदल की अटकलों ने तब और जोर पकड़ लिया जब बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। माना जा रहा है कि उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। निश्चित रूप से मैं कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी का 2 बार प्रभारी रह करके दायित्व निर्वहन कर चुका हूं। कर्नाटक अच्छा प्रदेश है। सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लेते हुए जो भी काम राज्यपाल के रूप में मुझे करने होंगे वो करूँगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट का विस्तार 8 जुलाई को हो सकता है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं को जगह मिलेगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इन नेताओं में से कई को बीजेपी आलाकमान का कॉल भी आ चुका है, जिसके बाद इन नेताओं ने शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान से फोन आने के बाद उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और फिर दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। तो वहीं 2 गुटों में बटी एलजेपी के नेता पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट के विस्तार की संभावना के बीच कुर्ते की खरीदारी में व्यस्त दिखे। माना जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्री ने आज आपको फ़ोन किया। अब चर्चा ये हो रही है कि पासवान जी दिल्ली में रहेंगे पर पशुपति पारस और वहाँ पर एक
नई राजनीति लिखेंगे, केंद्र में मंत्री बन के और फिर बिहार की सेवा करेंगे। ये बात कहाँ तक सच है? ये बात कहाँ तक सच है ये तो मैं नहीं बता सकता। राज को राज रहने दीजिए। इनके अलावा भी कई चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है, जिनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, रीता बहुगुणा जोशी, सुशील मोदी, जामयांग नामग्याल, जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। इनमें से कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सर क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का ऐसा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। पीएम मोदी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपने मंत्रियों के कामकाज पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन के नेताओं से भी चर्चा की। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्षेत्रीय जो दल हैं, जो सहयोगी हैं एनडीए के, उनको तो साधने की कोशिश है ही, साथ ही कई नेता ऐसे जो बाहर से आए, पार्टी में शामिल हुए, बड़ा चेहरा और बड़े नाम के तौर पर शामिल हुए, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दीपक चौरसिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप इस विस्तार को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या खास बातें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात विद्या इसमें यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब 2.0 में पहला विस्तार करने जा रहे हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद पार्टी की जो छवि खराब हुई है और जो सामाजिक समीकरण असंतुलित हुए हैं, उनको साधने की कोशिश की जाएगी। ऑब्वियसली दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जा रहा है, तो वहां पर समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के चाहने के बाद भी उनके पलड़े में नहीं आ रही है। ऐसे में शिवसेना में एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम नारायण राणे है, उसको मंत्री पद दिया जा सकता है, जो शिवसेना का दुर्विरोधी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुछ नए ब्राह्मण चेहरे, साथ ही साथ अगर देश की बात की जाए तो कुछ दलित चेहरे प्रमोट किए जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि थावरचंद गहलोत जो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर थे, वो दलित चेहरे के रूप में पार्टी में रहते थे। अब चूंकि उनको राजभवन भेज के रिटायरमेंट दिया जा रहा है, तो एक नए दलित चेहरे को प्रमोट किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं विद्या आपको कि ये जनरेशन नेक्स्ट वाला फेरबदल होगा। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कैबिनेट में रविशंकर प्रसाद, साथ ही साथ उस वक्त के युवा राजीव प्रताप रूडी को लिया था और एक जनरेशन नेक्स्ट का संदेश दिया था, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और संघ इस बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहा है कि इस कैबिनेट विस्तार में एक जनरेशन नेक्स्ट को प्रमोट किया जाए, जो आने वाले समय में अगले 10 साल की राजनीति कर सके। तो मेरे हिसाब से 45 से 50 साल के कुछ युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट के अंदर काफी सारे पद अभी खाली हैं। एक राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का निधन हुआ है। इसके अलावा रामविलास पासवान के निधन के बाद कैबिनेट की पोस्ट खाली है। नितिन गडकरी जी, साथ ही साथ प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, कई मंत्रालय हैं, उनका बोझ भी कम किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक मंत्रिमंडल विस्तार जो है, ये इमेज मेकओवर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2.0 की इनिंग का। और ये इमेज विस्तार जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, इसलिए सामाजिक समीकरण जरूर साधे जाएंगे। विद्या, ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दिल्ली चल लेते हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, दिल्ली से इस वक्त क्या बड़ी बातें आपको पता चली हैं, वो जरा अपने दर्शकों को बता दीजिए। ये देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही राजनीतिक गलियारे में हलचल है। चारों तरफ यही चर्चा है, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरे दल के नेता हों, सबके यही चर्चा है कि आखिर किसे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी शामिल करेंगे। और इस बार जो विस्तार हो रहा है, तो उस पर विरोधी दलों की निगाह ज़्यादा है कि किस तरीके से अपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को नरेंद्र मोदी इस विस्तार के जरिए साधते हैं। हालांकि जो नाम अभी सामने निकल कर आए हैं, उन्हीं नामों पर अटकलें तेज हैं। कुछ और भी नाम हैं जिनके बारे में चर्चाएँ काफ़ी दिनों से चल रही थी, उन्हीं नामों पर चर्चा है। क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो नामों के लिस्ट सामने नहीं आएंगे, तब तक किसी को कंफर्म नहीं बड़ी खबर इस वक्त एक आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगी। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई थी कि 4 से कम सीट पर जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं
वो कह रहे हैं कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगी, किसी फॉर्मूले की जानकारी उनके पास नहीं है। ये नीतीश कुमार ने कहा है। रजनीश, नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी फॉर्मूले की जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार क्या कहने जरा सुन लेते हैं। नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, आराम से रखकर, लेकिन इसके बारे में जो हमने दोनों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही को इन सब चीजों के लिए अधिकार है, तो कुछ भी अधिकृत वही है। बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। कोई जानकारी मुझको नहीं। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं, मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने एक सांकेतिक हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे, जो भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल होंगे या नहीं? जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वो आपस में बातचीत करके इसके बारे में हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या वो तो फोन पे उपलब्ध रहते नहीं, कुछ लगता है फोन पे उपलब्ध होंगे, ऐसी कोई बात किसी नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो नीतीश कुमार खुलकर नहीं बोल रहे हैं या अपनी पूरी बात वो नहीं कहना चाहते हैं। रजनीश, जल्दी से आपसे कमेंट में चाहता हूं कि क्या जेडीयू के मन में कुछ और है और नीतीश कुमार कुछ और बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से बाहर जो बताते हैं अंदर में उनके कुछ और चल रहा होता है, और इस बार भी जो खबर है हमारे पास वो ये है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह दिल्ली गए हैं और नीतीश कुमार ने ये कहा है कि एक फॉर्मूला तय करने को, तो वो फॉर्मूला तय होगा, किस तरीके से वो फॉर्मूला तय होगा ये देखना होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं फॉर्मूले की जानकारी नहीं है, लेकिन पिछली बार कैबिनेट में वो इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि मंत्री पद कम दिया जा रहा था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार शायद अनकंडीशनल जाना चाहे, लेकिन इन्होंने पहले ही अपना मैसेज कन्वे कर दिया। और आरसीपी सिंह चूंकि कल रात में ही पहुंच चुके हैं और आज देर शाम फिर इनकी मुलाकात हो सकती है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। जी ठीक है दीपक जी, ये नीतीश कुमार की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ समझते जानते बुझते हुए भी कुछ अभी बताना नहीं चाहते हैं, राज नहीं खोलना चाहते हैं। जो बातें होंगी वो आरसीपी तो दिल्ली में आकर करेंगे ही बीजेपी के नेता के साथ। देखिए, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक जिस्म दो जान है, आपको ये समझना होगा विद्या। और नीतीश कुमार कह चुके हैं, ये उनका क्लाइम डाउन है, क्योंकि वो पहले 3 से 4 मंत्री पद चाहते थे। उन्हें कहा गया है 2 कैबिनेट का मंत्री का पद चाहते थे, 1 राज्य मंत्री का पद चाहते थे, जिसके लिए उनको इनकार किया गया था। अब नीतीश कुमार जानते हैं उनको क्या दिया जा रहा है। आपको पता है कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार जितने शक्तिशाली थे उससे उनकी शक्ति कम हुई है, तो ये नीतीश कुमार का क्लाइम डाउन है। उन्होंने आरसीपी सिंह को ये कहा होगा, जहां तक मैं नीतीश कुमार को समझता हूं, कि आप जाइए वहां पर बात करिए, जितने दे उस पर मान जाइए। तो मेरे ख्याल से आरसीपी सिंह दिल्ली आएंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री अगर हुआ तो मुलाकात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग में तय होगा उनकी टीम में कौन है। क्योंकि मैं एक बात विद्या, खुद प्रधानमंत्री ने एक बार मुझे कहा था कि मेरी टीम में कौन होगा या कौन नहीं होगा, ये मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ में खड़े रहने वाले दोनों व्यक्तियों को नहीं पता होता। तो प्रधानमंत्री अपनी टीम को बनाने से पहले एक थॉरो एक्सरसाइज करते हैं, जाति समीकरणों के हिसाब से, कॉम्पिटेंस के हिसाब से कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है और कौन कितना बड़ा चेहरा है। तो अभी आप देखिए 2 दिन से खबरें चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सर्टेनिटी के साथ नाम कोई नहीं बता पा रहा है। इसका कारण यह है कि जब नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद का नाम राष्ट्रपति को बता देंगे, तब तक लोग जो हैं उसके बारे में अटकलें, संभावनाएं लगाना पसंद नहीं करते और प्रधानमंत्री को ये पसंद भी नहीं है। तो जब मैं कह चुका हूं कि जब वो कह चुके हैं एक बार कि मेरे दाएं और बाएं को भी नहीं पता होगा कि मेरी टीम में कौन होगा, ये बड़ी साफ सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत कम लोग जानते होंगे कि किन नामों पर एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन हम लोग विश्लेषण करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हमको पता होता है कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। उसी आधार पर हम ये देख रहे हैं। लेकिन मुझे पक्का पता है नरेंद्र मोदी सरप्राइजेस के माहिर हैं और कुछ नए नाम ऐसे आएंगे जो सरप्राइजेस हमको देंगे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के 2.0 के विस्तार में। विद्या, ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। एनके सिंह सर,
अभी कैबिनेट विस्तार से पहले एक सरप्राइज तो आ गया थावरचंद गहलोत को लेकर। आपको लग रहा है कि अभी जो कयासबाजी चल रही है, जो बातें हो रही हैं, जो एनालिसिस चल रहा है, उस बीच में कुछ ऐसी बातें भी संभव हैं, हो सकती हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचकर रखा होगा और वो जाकर राष्ट्रपति को ही बताएंगे कि हमारे मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है उसका स्वरूप कौन होगा और कौन कौन से चेहरे होंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा? बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते, इसमें कोई डर नहीं। हमारे अपने भी इंटरेक्शन जितने भी हुए हैं उनसे, और काफी हुए हैं, क्योंकि मेरा एक जमाने में गुजरात में चैनल था, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनको वाकई दीपक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ क्या कर रहा है ये नहीं मालूम होता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बनाते हैं। आपको याद होगा उन्होंने एक प्रयोग किया कि नॉन मराठी को महाराष्ट्र में ले आए, नॉन जाट को हरियाणा में ले आए, नॉन ट्राइबल को रघुबर दास को झारखंड में ले आए। फेल हो गए, वो प्रयोग उनका फेल रहा, 2 राज्य हाथ से निकल गए और तीसरा किसी तरह से हरियाणा बचा हुआ है। तो प्रयोग करते हैं और प्रयोग धर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी नए नए प्रयोग करते हैं। यंग को लाएंगे, बिल्कुल सही है, यंग लीडर्स को लाना इस समय जरूरी है, क्योंकि वो जो पुरानी क्रॉप है वो मास पुलर नहीं है, वो पब्लिक में उनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है। लिहाजा ये कोरोना के बाद और खास करके वेस्ट बंगाल लॉस के बाद आप अगर गौर करें तो कई राज्यों में स्टेट यूनिट्स में नाराजगी है, अपने चीफ मिनिस्टर को लेकर नाराजगी है, केंद्र से नाराजगी है, और इसका क्रम करीब, कल मैं जोड़ रहा था तो करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहां की नाराजगी चल रही है। तो जब हम कैबिनेट बनाएंगे, आज जेडीयू की बात हो रही है, ये जेडीयू का क्लाइंब डाउन बिल्कुल होगा। अगर जिस वजह से आपने 2019 में पद नहीं लिया, आज जब वो पद आप लेंगे और एक कैबिनेट पर और एक एमओएस पे बांध जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको एहसास हो गया है कि मेरी हैसियत इतनी ही है, लिहाजा चुपचाप मान लो। अगर नहीं मानते हैं तब इसका मतलब आप आगे बार्गेन करेंगे। दोनों स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है जेडीयू के साथ। जेडीयू के साथ देखने में लगता है संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से संबंध बहुत अच्छे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक सर, एक बार भोपाल का रुख कर लेते हैं जल्दी से। नितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं इंदौर से। नितेंद्र, मध्य प्रदेश को लेकर क्या खबर है कैबिनेट विस्तार में? देखिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। उनके समर्थक, कई मंत्री जो हैं वो भी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, उनके बेटे भी ग्वालियर से दिल्ली रवाना हो गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में 16 महीने से सिंधिया समर्थकों को इस बात का इंतजार था कि जब से भाजपा की सरकार यहाँ बनी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब मंत्री बनेंगे। कोई कहता नहीं था, लेकिन एक कमिटमेंट इसको कहा जा रहा था कि जब यहाँ पर सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों आए। तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर सिंधिया समर्थकों में लंबे समय से इस बात का इंतजार था और आज सिंधिया समर्थकों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। क्योंकि जब सिंधिया को उज्जैन में इस बात का फ़ोन आया कि आप दिल्ली आ जाइए, और जब रवाना हुए तो मध्य प्रदेश में उस समय कैबिनेट की बैठक चल रही थी, और फिर जब वहाँ से बाहर निकलते समय उनके जो मंत्री समर्थक हैं उनमें एक अलग ही उत्साह था, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी कि सिंधिया जो है वो सेंट्रल में मंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। लखनऊ का रुख करते हैं, संवाददाता आलोक पांडे वहां मौजूद हैं। आलोक, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से नेता निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, क्या लखनऊ से नेता नहीं निकल रहे हैं दिल्ली के लिए? बिल्कुल, देखिए विद्या, पहले से ही यहाँ पे जितने सांसद थे उसमें से अधिकतर लोग दिल्ली में ही हैं, और जो बचे हैं वो एक्सप्रेसवे पकड़ करके दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को उस दावेदारी में रखना चाहता है। बल्कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, मैं बीजेपी मुख्यालय में हूं और मैं यही कह रहा था कि जो 2022 की तैयारियों की ये तस्वीर आप देखिए, शायद अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में इस तरह की सरगर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, ये यहाँ पे 2022 की तैयारी रही है। और जो हम बात कर रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल में जो चेहरे जाने वाले हैं वो 2022 के लिए कितने लाभदायक होंगे, कितने ज़्यादा पार्टी के लिए नफा होंगे, ये सब देख करके तय होगा। और साथ ही साथ विपक्ष को कैसे मात दिया जा सके, कोविड के समय पे जो एक छवि बनी थी उसको भी ठीक किया जा सके, और जाति समीकरण तो निश्चित तौर पे एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे नामों की घोषणा, नाम वहाँ केंद्र सरकार अपने और प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम खुद चुनते हैं, लेकिन जरूर यहाँ से जो नाम जा रहे हैं या जिनके जाने की संभावना है उसको लेकर के बैठक भी होगी। और ये तारतम्य बनाए रखना होगा कि 2022 और 2024
ये दोनों ही चीजें अपने इस मंत्रिमंडल के जो मिरर इमेज है उसको और आगे बढ़ाए। और जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं लगातार उसी तरह से नाम आ रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त पे क्या नाम होगा ये जब शपथ होगा शायद वही जान पाए। लेकिन ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है, अलायंस की बात हो रही है, तो निषाद जो उनके साथ हैं उनको भी जगह दे, अनुप्रिया की बात हो रही है, क्योंकि ये भी मैसेज जाए, विपक्ष इस बात को उठा ना पाए चुनाव में कि ये अपने साथियों का ध्यान नहीं रखते हैं। और साथ ही साथ जातीय समीकरण भी इन पार्टियों के साथ साधा जा रहा है। तो एक तीर से दो निशानों की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति अपने आप में वो इस खूबी में माहिर हैं। जी ठीक है आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, एक बार उनका रुख करते हैं। दीपक जी, चिराग पासवान अंधभक्ति में थे जब बिहार में चुनाव हो रहा था विधानसभा का, और वो कह रहे थे कि मेरे सीने में अगर आप देखेंगे मैं सीना चीर कर दिखा दूं तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और ऐसा लग रहा है कि अब चिराग पासवान बहुत पीछे छूट चुके हैं, पशुपति पारस को दिल्ली बुलाया जा चुका है और कयास है कि वो मंत्री बन सकते हैं। अच्छा, दीपक जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। एनके सिंह सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि ऐसा लग रहा था विधानसभा चुनाव में, बिहार में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, कि चिराग पासवान आंख बंद करके मोदी के समर्थन में खड़े थे, लेकिन अब वो पीछे छूट गए हैं और उनके चाचा जिनसे उनकी बन नहीं रही है, जिन्होंने पार्टी को हैक करने की कोशिश की है, ऐसा आरोप लगाया चिराग पासवान ने, वो आगे निकल गए उनसे। मैं समझता हूं कि दीपक इसका ज्यादा अच्छा जवाब दे लेते। खैर, मेरी जो समझ है वो मैं ये समझ रहा हूं कि बहुत सिंपल सा है कि नीतीश कुमार का दबाव है कि पारस को बनाइए। ये केंद्रीय लीडरशिप नहीं चाहती है पारस को लेना, केंद्रीय लीडरशिप के लिए कहीं से भी कैलकुलेशन में नहीं आता, लेकिन ये नीतीश कुमार का दबाव है कि पारस को गुलदी उम्र में रखिए ताकि ये पार्टी हमेशा के लिए डिवाइड हो जाए। और इसका वोट बैंक वहां पे करीब 55 लाख पॉपुलेशन है उस वर्ग की, जिस वर्ग से पासवान आते हैं, और एक अच्छा खासा तादाद है, कई सीटों पे करीब 20 से ज्यादा सीटों पे इन्फ्लुएंशियल है। ऐसे में बीजेपी को लेना चाहिए था चिराग पासवान को, लेकिन यह नीतीश कुमार का दबाव है जिसकी वजह से पिछली बार भी चिराग पासवान को किनारे रहना पड़ा, खिलाफ लड़ना पड़ा, मतलब अलग से लड़ना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जब आप कहते हैं कैबिनेट में आदमी हमारे कितने रहे, तो उसमें पारस को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये नीतीश के दबाव में आ रहे हैं। लिहाजा जब केंद्रीय सरकार पूछेगा तो भाई नीतीश को ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपके भी लोग लेते हैं, आपके रिकमेंडी भी लेते हैं, तो कितने लोग हम ले सकते हैं बिहार से। इसलिए मुझे लगता है कि पारस को लेना नीतीश के दबाव की वजह से हो रहा है। विकास चंद्रा दिल्ली से हमारे साथ हैं। विकास, क्या ये मजबूरी में हो सकता है, हालांकि अभी तो कंफर्म नहीं है, अभी तो कयास ही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तो क्या ये बीजेपी के लिए मजबूरी होगी? क्या ये दबाव की वजह से बीजेपी के लिए ये कदम उठाना जरूरी हो गया है? ये फोन है। विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास चंद्रा, विकास तक आवाज नहीं जा रही है। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक जी के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार हलचल तेज है और दिल्ली से लेकर उन राज्यों तक हलचल तेज है जहां जहां से नेताओं को दिल्ली आने के लिए फोन गया है, यानी कि न्योता भेजा गया है। कुछ नेता तो निकल भी गए हैं, अभी कहा जा रहा है कि कुछ नेता निकलेंगे। अभी थोड़ा सा और वक्त, थोड़ा सा और इंतजार। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।